Assalamu alaikum, welcome to Learners Academy. This is Rida Bashir and today we will discuss beginning of psychoanalysis. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्राइड जो है वो जीन चारकोट और जोसेफ ब्रियर के काम से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत फैसिनेट थे, जो कि हिप्नोसिस के साथ हिस्टेरिक पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, जिसमें वो पेशेंट के अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्शियस में लेके आते थे। तो फ्राइड ने भी इनसे इंस्पायर हो के नेचर ऑफ अनकॉन्शियस, टॉकिंग क्योर, कैथारसिस, ट्रांसफरेंस और मॉरल एंजाइटी पे काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर फ्राइड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी और थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका फोकस इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस मोटिव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पे था। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में बहुत से कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया, जिनमें सबसे पहले तो आ जाता है साइकिक डिटर्मिनेशन। फ्राइड के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई मीनिंग और पर्पस होता है और वो गोल डायरेक्टेड होता है। उसके बाद फ्राइड ने इंस्टिंक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ह्यूमन मशीन फंक्शन को बनाती है वो दो इंस्टिंक्ट्स पर बेस करती है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को उसने इरोस का नाम दिया और डेथ इंस्टिंक्ट को उसने थैनाटोस का नाम दिया। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो एरोस या लाइफ इंस्टिंक्ट हैं वो हमारी बॉडी के जितने भी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी एक बेसिस है, लाइक सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट। देन उसने कहा कि इस तरह की हर एक्टिविटी का एक डिस्ट्रक्टिव एंड होता है, जिसको उसने डेथ इंस्टिंक्ट या थैनाटोस का नाम दिया। साइको एनालिस्ट के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो पर्सनालिटी का डीप और इनअसेसिबल पार्ट होता है, और इससे रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स या फिर डिफरेंट न्यूरोटिक बिहेवियर्स के थ्रू मिलती है। और इड का जो गोल होता है वो ये होता है कि एक टेंशन फ्री स्टेट को अचीव करना मीन्स के सेटिस्फेक्शन में रहना। सेकंड जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो है ईगो। ईगो को बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है, जो कि रियलिटी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। इसके अलावा इड और सुपर ईगो के दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ईगो जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती है। थर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है और ये सोसाइटी के आइडियल्स और वैल्यूज़ को प्रेजेंट करती है। इसके अलावा फ्राइड ने अपनी थ्योरी में 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का जिक्र किया था। पहली स्टेज जो दी फ्राइड ने वो है ओरल स्टेज, दैट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। ओरल स्टेज में जो बच्चे का सेटिस्फेक्शन जोन होता है वो माउथ होता है। देन एनल स्टेज में बच्चे की अटेंशन जो है वो डिफिसेशन और यूरिनेशन पे शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद फैलिक स्टेज में सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन होते हैं। देन आ जाती है लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज में बच्चा सेक्सुअलिटी की तरफ नेगेटिव ओरिएंटेशन शो करता है। लास्ट जो स्टेज आ जाती है वो है जेनिटल स्टेज। लास्ट स्टेज पे आके बच्चा मैच्योर एक्सप्रेशन करता है और उसके जो इम्पल्सेस होते हैं वो अपने इम्पल्सेस को ईगो के थ्रू हैंडल करना सीख जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेज पे बच्चा कोई डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करे तो उसकी वजह से वो मेल एडजस्टमेंट के सिम्टम्स शो करता है। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो सर्कमस्टांसेस जो ईगो एंड देन लेटर सुपर ईगो को बनाते हैं वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनको उसने एंजाइटी का नाम दिया। फ्राइड ने एंजाइटी को 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट आ जाती है रियलिटी एंजाइटी, जो किसी भी रियल डेंजर की वजह से हो। सेकंड जो क्लास है वो है न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी में एक इंडिविजुअल को ये फियर है, ये खौफ होता है कि उसकी जो इड इम्पल्सेस हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगी और फिर उसको एनवायरनमेंट या सोसाइटी की वजह से ट्रबल फेस करना पड़ेगा, मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। थर्ड जो क्लास उन्होंने बताई वो थी मॉरल एंजाइटी की। मॉरल एंजाइटी में एक इंडिविजुअल को ये खौफ होता है कि वो अपने कंसाइंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं चल सकेगा। इन एंजाइटीज़ और इन फियर्स को फिर डील करने के लिए फ्राइड ने डिफरेंट ईगो डिफेंसेस दिए, जिनको डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहा जाता है। फर्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज़्म दिया फ्राइड ने वो था रिप्रेशन।
रिप्रेशन में इंडिविजुअल अपने इम्पल्सेस को अपनी कॉन्शियसनेस में आने से रोकता है, मीन्स कि अपने इम्पल्सेस को रिप्रेस कर देता है। सेकंड इज़ फिक्सेशन। तो फिक्सेशन में जब एक इंडिविजुअल अपनी नेक्स्ट साइकोसेक्सुअल स्टेज की फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटीज़ को डील नहीं कर पाता या हैंडल नहीं कर पाता, तो वो अपने पहले लेवल ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे ही फिक्सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपनी अर्लियर स्टेजेस की तरफ रिटर्न कर जाता है, जहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन मिल रही हो। फिर आ जाती है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन तब होती है जब इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को कॉन्शियसली एक्सप्रेस करे बट इन ऑपोजिट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हेटर्ड को लव के साथ एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में इंडिविजुअल अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग्स को अपने बजाय दूसरों के साथ एट्रीब्यूट करते हैं। फ्रायड ने अपनी साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी में कुछ टेक्निक्स दी थी, जिनमें सबसे पहले आ जाती है फ्री एसोसिएशन। फ्रायड के अकॉर्डिंग अगर थेरेपिस्ट या साइको एनालिस्ट अपने क्लाइंट के प्रॉब्लमेटिक अनकॉन्शियस थॉट्स को रिलीज़ करना चाहता है तो उसके लिए फ्री एसोसिएशन टेक्निक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक में साइको एनालिस्ट ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ पे वो उसके क्लाइंट को वो नज़र ना आए, बट अपने क्लाइंट के साथ वो इजीली कम्युनिकेट कर सके। इस तरह से क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल होके अपने प्रॉब्लम्स या अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। फ्री एसोसिएशन में क्लाइंट के लिए काउच यूज़ किया जाता है ताकि वो उस पर रिलैक्स करके फ्रीली एसोसिएट कर सके। नेक्स्ट जो टेक्निक दी थी फ्रायड ने वो है एनालिसिस ऑफ ड्रीम, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू एक इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस विशेस और अपने अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को रिवील करता है। फ्रायड के अकॉर्डिंग ड्रीम के दो कंटेंट्स होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट मींस एक्चुअली जो भी ड्रीम में हुआ और उस ड्रीम का जो भी सिंबॉलिक मीनिंग होगा वो लेटेंट कंटेंट में आता है। नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अक्सर साइकोथेरेपी में ये भी होता है कि क्लाइंट रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, या तो पेशेंट जो है वो कम बोलना शुरू कर देगा, या फिर बहुत रुक रुक के अपनी बात करेगा, उसकी बात में बहुत सारे पॉजेज़ होंगे, या फिर काफ़ी टाइम के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर क्लाइंट ऐसे भी करते हैं कि सेम जो मटेरियल या सेम पॉइंट को रिपीटेडली डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा क्लाइंट तब भी रेजिस्टेंट होता है जब वो लेट आना शुरू कर दे, या किसी भी रीज़न के बगैर अपनी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दे, या फिर मीटिंग्स को भूल जाए। तो अगर क्लाइंट ये सारे बिहेवियर शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो रेजिस्टेंट है और थेरेपिस्ट ने उसकी इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होता है ताकि थेरेपी पे इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट टेक्निक फ्रायड ने दी थी वो है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मीन्स के क्लाइंट जो है वो अपने थेरेपिस्ट के लिए किसी भी किस्म की फीलिंग्स शो करे। ये फीलिंग्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। थेरेपी के इनिशियल सेशंस में जब क्लाइंट की तरफ से बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट हो तो उस रैपिड इम्प्रूवमेंट को अक्सर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कंसिडर किया जाता है, और जब वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाए तो उसको नेगेटिव ट्रांसफरेंस कंसिडर किया जाता है। देन ट्रांसफरेंस फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए इंटरप्रिटेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट को ये रिकग्नाइज़ कराता है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसके जो थॉट्स हैं वो इरेशनल हैं। अस्सलाम।